हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। अब जैसा कि पता है कि लगभग ये श्योर हो गया है कि जनवरी 24 में जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, थर्ड वीक के आसपास। उसका मतलब क्या है कि अभी से लेके जब तक लगभग 4 महीने बैठे हैं बचे हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों में अब एक्साइटमेंट आ गया होगा, कुछ बच्चों में बेसिकली वरी भी आ गया होगा कि अब क्या होगा, अब इतना कम टाइम कैसे बचा है। और बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या अभी भी मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूँ इन मैथमेटिक्स और ओवरऑल। तो उसी के बारे में ये वीडियो है कि जो भी बचा हुआ टाइम है उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम रैंक, और जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी बातें बताई जाएंगी, अगर हो सकता है कि आपसे रेलेवेंट इसमें कुछ ऐसी बातें आ जाएं जिससे आपका बहुत सारा आगे जाके टाइम बच जाए, एंड हैंस आपको ये समझ में आना ही चाहिए कि ये कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है आपका। तो ऐसा ना हो कि हम 10 मिनट बचाने के चक्कर में और हम अपने 2-4 महीने वेस्ट कर दें। तो बी प्रेजेंट टिल द वेरी एंड। सो जो प्राइमरीली इसमें हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं वो ये है कि 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स एंड इज ओवरऑल क्या अभी भी पॉसिबल है। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि जिनकी प्रिपरेशन किसी भी वजह से हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे चल रही हो, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका सब कुछ सही चल रहा है, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, बट फिर भी दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू रिजल्ट्स। तो उस सब बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, डेटा के साथ बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। कुछ भी तुम्हें सपने नहीं दिखाए जाएंगे कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो वर्केबल सोल्यूशन है और वो बताया जाएगा हर टाइप के बच्चे के लिए। आप चाहे प्रिपरेशन में किसी भी स्टेज पे हो या फिर कितना भी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है, उस सब के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बताया जाएगा। एंड इस बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल टिल द वेरी एंड। ओके, तो सबसे पहले एक बार वीडियो फ्लो समझ लेते हैं कि वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सम डेटा क्रंचिंग। उसका मतलब क्या है कि कुछ भी करने से पहले मेरे को एक जनरल नेचर तो पता होना चाहिए कि जेई में 23 में 22 में लगभग क्या हुआ था, कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितने क्वेश्चन चाहिए होते हैं, पीसीएम का इंटरप्ले क्या है, वो आपस में रोल कैसे डिसाइड करना है हमें कि किसको कितना टाइम देना है। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा डेटा आई विल ट्राई टू शेयर, आई विल ट्राई टू गिव यू द इनसाइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी जगह पे यू विल फाइंड कि पूरी एक एक्सेल शीट खोल के तुम्हें दिखा दी कि देखो इस जो शिफ्ट था उसमें इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल आई। अब वो इतना ज़्यादा डेटा होता है कि बच्चा थोड़ी देर तो देखता है, फिर उसे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, फिर जो भी उसकी लर्निंग होती है सारी जीरो हो गई। तो इसीलिए मैं बहुत छोटा सा डेटा पॉइंट उठाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू शो। मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईआईटी जेईई के जो यूजली बच्चे होते हैं वो आईक्यू वाइज काफ़ी शार्प होते हैं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या डायनामिक्स है आईआईटी जेईई के पेपर में। अच्छा 99 परसेंटाइल लाने के लिए इन तीनों सब्जेक्ट ओवरऑल क्या होता है और उन्हें कहाँ पे फोकस करना है, वो अपने आप ही अपनी स्ट्रेटजी काफ़ी बच्चे बना सकते हैं, या फिर उन्हें एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा कि उन्हें क्या करना है बचे हुए टाइम में। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा साइंस ऑफ जेईई मेन पेपर के एग्जैक्टली मेरे को समझ में आना चाहिए कि पेपर कैसे पिस्ड होता है, ताकि अगर मेरे को समझ में आता है ना कि उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है, उसी के हिसाब से आई कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ताकि कैसा भी पेपर आ जाए आई शुड बी रेडी विद इट, रेडी फॉर इट। स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टाइप। अभी इस टाइम पे हो सकता है सारे स्टूडेंट, हो सकता है क्या, डेफिनेटली सारे स्टूडेंट एक जगह पे तो होंगे नहीं, कुछ की प्रिपरेशन अच्छी होगी, कुछ की मॉडरेट होगी, कुछ बहुत ज़्यादा वरीड होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए आई विल ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन। देन ऑल्सो आई विल ट्राई टू शो ए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्कोरिंग इन जेई मैथ्स पेपर। एक बेसिकली ये हुआ बना दिया गया है कि मैथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ आता है। अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू ऑल्सो। वो इसलिए है क्योंकि पीसीएम का पेपर एक साथ होता है, तो उसमें क्या है कि बच्चा मैथ में पेपर तो इजी ही है, काफ़ी बड़ा पोर्शन पेपर का अभी भी इजी है, बट अभी तक पिछले 22 और 23 में क्या हुआ है, 2022 और 2023 में क्या हो गया कि उससे भी इजी क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे के पास अवेलेबल होता है करने के लिए। बट दैट डज नॉट मीन कि वी शुड नेग्लेक्ट मैथमेटिक्स। और इस प्रेशर में मतलब 1-2 लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, 3-4 लेंदी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो सकते हैं एडवांस लेवल के। बट अगर वो मान लिया इंटीजर टाइप में पड़ा हुआ है तो वो इतना प्रॉब्लम देगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर टाइप में तो मेरे पास ऑप्शन है 10 में से 5 क्वेश्चन करने का। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में है, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि केवल मैथमेटिक्स मतलब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो होगा नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आई विल शो कि इतने ज़्यादा स्क्यू है कि केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों ने 90 के आसपास स्कोर किया है। अब वहाँ पे ज़्यादा स्कोर
है ही नहीं वहाँ पे मार्क्स बढ़ाने के लिए। इसलिए तो मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भले उसमें मार्क्स कम आए बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको 99 परसेंटाइल दिलाने में, ओवरऑल भी एंड मैथमेटिक्स में। तो उसका आई विल ट्राई टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन। टफेस्ट पेपर जो 12 अप्रैल का आया था जिसमें सबसे कम कट ऑफ थी, उसमें आई विल ट्राई टू शो कि आप आराम से 8-10 क्वेश्चन छाड़ सकते हो बड़े ही आराम से 99 परसेंटाइल लाने के लिए। फिर लास्ट में जो कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे होंगे, तो उनको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या उनके लिए यूज़फुल चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा उनका रीसेट करें वो अपनी प्रिपरेशन को और उनको ज़बरदस्त बूस्ट मिलना चालू हो जाए मार्क्स में। तो उन सब बारे में वी विल टॉक इन द लास्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेटा से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, केवल जेई 2023 जो अप्रैल अटेम्प्ट है, जेई 20 मतलब जो लेटेस्ट है उसी का मैंने डेटा उठाया है, ये ठीक है। वैसे मैंने डेटा चेक किया है जो जनवरी का हो गया, 22 का भी हो गया, उसका मोर और लेस जो बिहेवियर है वो डेटा का एक जैसा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारी 12 शिफ्ट थी, ठीक है। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, उन 12 शिफ्ट में तुम्हें दिखाऊंगी 99 परसेंटाइल कहाँ था, 98 कहाँ था, फिर पीसीएम में क्या था। उसकी बजाय उस डेटा को मैंने सिंप्लीफाई करके एवरेज निकाला है, ठीक है। तो एवरेज से यू विल गेट मतलब डेटा इतना अच्छी तरीके से प्लेस्ड है, इवन अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें तो भी यही बिहेवियर मिमिक होता है। तो उसमें ऐसा था कि जो 99 परसेंटाइल अगर किसी को फिजिक्स में लाना था तो उसे 100 में से 82 मार्क्स लाने थे, ठीक है। 82.4 पे उसका फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आ रहा है। 82.4 का मतलब क्या हुआ कि हार्डली 4 मार्क्स का जैसे एक होता है, तो 20 मार्क्स अगर छोड़ दें तो 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास तक बच्चे को करना पड़ रहा था 25 में से, तब जाके उसका 99 परसेंटाइल फिजिक्स में आता। फिर केमिस्ट्री बीच में आ गया 65.3, तो लगभग 13 क्वेश्चन करने पे केमिस्ट्री में आपका 99 परसेंटाइल आ रहा था। फिर तीसरा हो गया मैथमेटिक्स में यही चीज़, तो मतलब इन दोनों में गैप कितने मार्क्स का हो गया, लगभग 17 मार्क्स। 17 मार्क्स का मतलब 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो हमें लगभग 20 क्वेश्चन करने पड़ रहे थे और यहाँ पे 13-14 क्वेश्चंस लगभग करने पड़ रहे थे, तब जाके हमारा जो मार्क्स है वो 99 परसेंटाइल आ रहा था। फिर इन दोनों के बीच में फर्दर 50, 15-16 मार्क्स का लगभग डिफरेंस है। तो तुम देखो फिजिक्स और मैथ में कितना डिफरेंस आ गया, 50 से लेके 82 तक, मतलब 32 मार्क्स का डिफरेंस है। 32 मार्क्स मतलब 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। तो अभी जैसे काफ़ी बच्चे मेरे से जैसे बात करते हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन के भी बच्चे, वो बोलते हैं कि सर हमारे मैथ में मार्क्स नहीं आ रहे। तो फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मान लिया उसने बोला कि मेरा मैथ में 30 मार्क्स आ रहा है, फिजिक्स में मेरे 60 मार्क्स आ रहा है। तो अगर फिजिक्स में और मैथ मतलब पीवाईक्यू में बात कर रहा हूँ, जो बच्चा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करता है उसके बाद वो बोला है, तो अगर वो जो डिफरेंस है अगर वो 30 मार्क्स का है तो तुम्हारा फिर तो वो इक्वली हो गया इसके हिसाब से, ये ठीक है। मतलब 30 मार्क्स कम लाने पे भी मैथमेटिक्स में सेम परसेंटाइल आ रहा है फिजिक्स का, ये हमें एक समझने की जरूरत है। अच्छा, तो अगर मेरे को मान लिया ऑन एंड एवरेज, अब कुछ शिफ्ट इससे टफ भी थी और कुछ इससे इजी भी था, मतलब जो टफेस्ट शिफ्ट था उसमें 99 परसेंटाइल केवल 37 मार्क्स पे आ गया। 37 में से भी एक क्वेश्चन बोनस हो गया था जो 12 अप्रैल वाला था। तो 37 का मतलब क्या होता है, 9 × 4 9 चौक 36, 9-10 क्वेश्चन मतलब सही करने थे उसमें से भी एक बोनस हो गया, मतलब 33 मार्क्स के आसपास पे रह गया। तो इससे थोड़ा सा नीचे भी आएगा, थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है। बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली जो डिफरेंस है, मतलब सारे पेपर्स में किसी में फिर फिजिक्स भी 90 मार्क्स तक पहुंचा हुआ था, 91 मार्क्स तक पहुंचा हुआ था 99 परसेंटाइल लाने के लिए, मतलब 2 क्वेश्चन छोड़े बस, बाकी सारे 99 परसेंटाइल लाने के लिए। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है, 10,000 बच्चों ने फिजिक्स में 100 में से 90 मार्क्स ले आए। उसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि वो उनकी फिजिक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, ऑफकोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो 100-200 बच्चों की हो सकती है ना, 10,000 बच्चों की फिजिक्स ऐसा थोड़ा बोलते हैं जेई के परस्पेक्टिव से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, पेपर ईजी होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डायनामिक्स कि मैथ में हमें ये जो 50 मार्क्स है, मतलब मैथ में इजी मॉडरेट टफ में से अगर मैं इजी क्वेश्चन छांट के करूँ तो आराम से 99 परसेंट आ जाती है, जिसको हम प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि हमारा मैथ्स में मार्क्स कम है,
ठीक है, मैथ्स में मार्क्स कम आ रहा होगा क्योंकि रिलेटिवली पीसीएम एक साथ मिल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आ रहा है, तो मैथ में टफ आ रहा होगा। बट उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा मैथ वीक हो गया, बिकॉज दैट डिपेंड्स कि पेपर का लेवल क्या है। एक चीज़ तो ये हो गया, इसलिए मैं मतलब ये बार बार मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा रैंक चाहिए तो हमारे तीनों सब्जेक्ट इक्वली गुड होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि हमारे तीनों सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन लेवल है वो 60-70% है, तो तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा, चाहे पेपर कैसा भी है। ठीक है, अब फिर मैंने और डेटा के लिए क्या किया, फिजिक्स में 99 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल और मैथ में 99 परसेंटाइल, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो आया उनको जोड़ा तो ये 197 आता है। ठीक है, मतलब 197 मार्क्स अगर एक बच्चे के तीनों में 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो उसके जो नेट मार्क्स है वो 197 है। बट जो ओवरऑल 99 परसेंटाइल जेई ने दिया, ये ठीक है, अब इसमें ऐसा होगा ना कुछ बच्चों की मैथ अच्छी है तो उसका मैथ में तो 99 परसेंटाइल आ गया होगा, बट इन दोनों में बहुत नीचे चला गया हो। तो जो ओवरऑल 99 परसेंटाइल है जेई मेंस अप्रैल में, उसका एवरेज 182 है। उसका मतलब क्या है कि मेरे को इन दोनों के बीच में लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। उसका मतलब क्या है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, मतलब अगर किसी बच्चे का मान लिया फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स वीक है तो भी वो ओवरऑल 99 परसेंटाइल ला सकता है। ये 15 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, ये 4 क्वेश्चन। तो जैसा भी मैंने बोला कि 50 मार्क्स लाने के लिए ये ठीक है, मेरे को लगभग 12-13 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सही करने पड़ेंगे ऑन एंड एवरेज। ये ठीक है, कुछ में और भी कम था, कुछ में 15 क्वेश्चन थे। तो इसमें से भी अगर मैं 2-3 क्वेश्चन और मान लिया मेरे से नहीं हुए तो भी हमारी ओवरऑल 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएगी, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन और हम छोड़ सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा फिजिक्स में 99 ले आए, केमिस्ट्री में 99 ले आए और मैथ में अगर वो 97 भी ले आए, 97 परसेंटाइल भी ले आए, तो भी उसका ओवरऑल 99 परसेंटाइल आ सकता है। ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। उसका ये मतलब नहीं कि मैं ये बोलूँ कि 97 परसेंटाइल के लिए प्रिपरेशन करो, उसका भी डायनेमिक्स आई विल एक्सप्लेन कि इसमें दिक्कत क्या है। ये ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक तो ये हमें मार्क्स का डायनेमिक समझ में आना चाहिए कि मैथ में और फिजिक्स में लगभग 32 मार्क्स का डिफरेंस है सेम 99 परसेंटाइल लाने के लिए। 32 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 8 चौक 32, लगभग 8 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो गया। मतलब मैथ में कम क्वेश्चन करके भी बहुत अच्छी परसेंटाइल लाई जा सकती है, बस तुम्हें क्वेश्चन छांटना आना चाहिए। क्वेश्चन जो टफ है या मॉडरेट, जो क्वेश्चन हमें क्लिक नहीं कर रहा है उसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, एक तो ये हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। दूसरा, फिर मैंने 98 परसेंटाइल के लिए सेम एक्सरसाइज किया तो फिजिक्स में 76 मार्क्स पे। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस लगभग 6 मार्क्स का है। ये ठीक है, 6 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 1.5 क्वेश्चन किसी ने फिजिक्स में कम किया तो उसकी परसेंटाइल 99 से सीधा 98 आ गई। ऐसे ही केमिस्ट्री में 7 मार्क्स का डिफरेंस है। तो केमिस्ट्री में किसी ने लगभग 2 क्वेश्चन कम किए तो उसकी 99 से 98 परसेंटाइल आ गया। 98 परसेंटाइल विल ट्रांसलेट इनटू समथिंग लाइक 22,000 रैंक के आसपास। मतलब हमें एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, कहने का मतलब ये। ठीक है, 99 परसेंटाइल मतलब 10,000 11,000 की रैंक के अंदर, मतलब हमें आईआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कहने का मतलब ये। मैथ में अगेन ये जो डिफरेंस है वो 9 मार्क्स का है, मतलब लगभग 2 क्वेश्चन कम। तो जैसा भी मैंने बोला कि अगर मेरे को 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 4 क्वेश्चन कम करने से मेरी ओवरऑल 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया कोई बच्चा जैसे अपनी तरफ से तो हम फुल प्रिपरेशन करें, बट इसे घबराए ना। मेरे को अगर ये समझ में आता है ना कि अगर मान लिया मैथ में जैसे हमने बोला कि 9 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस है 98, तो अगर कोई 97.5 के आसपास मैथ्स में स्कोर कर पाता है मान लीजिए किसी भी रीजन से, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके दिमाग में मैथ का हुआ बैठा हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मैथ में फोड़ के ज़बरदस्त मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लिया हमारा यहाँ पे 99 ले आते हैं, यहाँ 99 ले आते हैं, यहाँ 97.5 भी ले आते हैं, तो भी ओवरऑल हमारी 99 परसेंटाइल आराम से क्रॉस हो जाएगी। एक तो हमें ये समझ में आना चाहिए। पहला चीज़ तो ये डेटा हो गया कि इससे यू कैन गेट एन आइडिया कि ऑन एंड एवरेज हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस डेटा का ये मतलब नहीं कि मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि फिजिक्स में तो मेरे को इतने क्वेश्चन ही मतलब 82 मार्क्स लेके आने हैं तब मेरा 99 परसेंटाइल आएगा। ये ऑन एंड एवरेज है, तुम्हें इस बात का सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर टफ है ईजी है उसके हिसाब से अपने आप ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा मान लिया उसके फिजिक्स में 80 मार्क्स आ गए, उसे लगा कि हो गया मेरा 99 परसेंटाइल, छोड़ दिया, 91 मार्क्स पे भी इस अप्रैल सेशन के अंदर फिजिक्स में 99 परसेंटाइल आया है,
उसका मतलब क्या है कि कुछ शिफ्ट में तुम्हें 91 मार्क्स तक लाना पड़ेगा, तब 99 परसेंटाइल फिजिक्स में आएगा। तो एक तो मेरे को ये डेटा समझ में आना चाहिए, ये ठीक है, ये डेटा मैं मतलब पीसीएम में जो रिलेटिवली अभी तक हुआ है उसका एक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मान लिया मैथ में 5-6 क्वेश्चन तुमसे कम हो रहे हैं फिजिक्स के कंपैरिजन में, उसका ये मतलब नहीं कि हम डिप्रेस होकर बैठ जाए। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जो तुम अटेम्प्ट करते हो, पेपर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हो, उसमें काफ़ी कुछ जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो कुछ बच्चे इस तरह की जो फॉल्स एनालिसिस है उसकी वजह से हो सकता है कि उनके 1-2 क्वेश्चन कम हो, और 1-2 क्वेश्चन कम होने से तो बहुत डिफरेंस आ सकता है रैंक के अंदर। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो साइंस और जेई पेपर जो यूजली होता है, अगर एवरेज पेपर है तो उसमें इजी या फिर प्रोसीजरल क्वेश्चन वो लगभग 50% आएगा, मॉडरेट 30% आएगा और टफ 20% आएगा। और इसमें टफ में भी 20% में यूजली मैथमेटिक्स के अंदर तो यूजली क्या होता है कि जो टफ क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप में डाल देते तो वैसे ही छोड़ सकते हैं उनको, काफ़ी जो टफ क्वेश्चन है। तो ये मेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इजी पेपर का मतलब क्या है कि जो इजी पोर्शन, ये तो मैंने बोला ऑन एंड एवरेज ऐसा होना चाहिए अगर पेपर बैलेंस्ड है। अब किसी शिफ्ट में क्या होगा कि पेपर टफ है, किसी में बोलेंगे इजी है। तो इजी होने का मतलब क्या है? इजी होने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसीजरल पार्ट है वो हो सकता है 70% तक पहुंच गया हो, ये ठीक है। यहाँ पे तो 50% का मतलब क्या है कि 25 क्वेश्चन है, तो लगभग 12-13 क्वेश्चन ऐसे जो प्रोसीजरल हैं, जिनका प्रोसीजरल का मतलब ये कि वहाँ बैठ के मेरे को फ्रेश कुछ नहीं सोचना, मेरे को पहले से ही आंसर आता है, बस वहाँ बैठ के मेरे को कैलकुलेशन करनी। तो अगर तुम वो क्वेश्चन छांट के पूरे पेपर में वो क्वेश्चन छांट के हम कर दें तो हमारा आराम से 99 परसेंटाइल आएगा, आराम से, ठीक है। अब कोई पेपर इजी हो गया तो ये वाला पोर्शन थोड़ा बढ़ गया होगा, मतलब ये पोर्शन हो सकता है 70% तक आ गया, मॉडरेट 20% हो गया और 10% टफ हो गया। ये अगर कोई पेपर इजी आ रहा है तो, ठीक है। अब ये ओवरऑल के लिए भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है। अगर कोई टफ आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो ईजी वाला पोर्शन है कम हो गया होगा। अब इजी वाला क्वेश्चन कम होने से हो सकता है 30% आ जाए, ये 40% और ये 30%। टफ बहुत ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये ठीक है। अब ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि मार्क्स कभी भी दिमाग में लेके नहीं जाने चाहिए, ठीक है। मार्क्स मेरे को ये नहीं सोचना है कि मेरे मेंस में इतने मार्क्स लाने, क्योंकि 99 परसेंटाइल में भी 2 डिफरेंट शिफ्ट के अंदर 40 मार्क्स का भी डिफरेंस है, ये ठीक है। ऐसा भी है कि 2 शिफ्ट के अंदर 30-40 मार्क्स का डिफरेंस है सेम 99 परसेंटाइल पे। अब 40 या 30 मार्क्स जो हैं उसका मतलब क्या होगा कि 8-10 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया, मतलब 8-10 क्वेश्चन किसी ने कम किए दूसरी शिफ्ट में, जो टफ शिफ्ट थी तो भी उसका 99 परसेंटाइल आ गया। तो इसलिए हमें पेपर में जाने से पहले अपनी फुल प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट पेपर में एक बार चले गए फिर हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को कितने मार्क्स लाने हैं। तुम तो पेपर सिंपली ऐसे अटैम्प्ट करो, चाहे पेपर कुछ भी हो, ईजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, तुम्हारे मार्क्स हमेशा ऑप्टिमम आएंगे अगर हम उसमें 2 राउंड लगाएं। पहले राउंड में ईजीएस्ट क्वेश्चन छांटते हुए करें। तो बेसिकली ये है कि जो जेई का पेपर है उसमें मैं पहली बार तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, ये ठीक है। इट इज़ नॉट समेशन ऑफ पीसीएम, क्योंकि पूरे 75 क्वेश्चन ही हमें उस 3 घंटे के अंदर करने हैं। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं रहनी चाहिए कि फिजिक्स में कितने करने, केमिस्ट्री में कितने करने, मैथ में कितने करने। मेरी स्ट्रेटजी तो ये रहनी चाहिए कि पहले मेरे को सारे ईजी क्वेश्चन करने, चाहे वो किसी में ही फॉल हो रहे हो, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ्स में। तो पहला राउंड लगाया, किसी भी क्वेश्चन पे अटको ही मत, क्योंकि क्या होता है कि एक क्वेश्चन अटक के ना वो पूरा टेम्पो खराब कर देते हैं। तो एक तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हमें अभी से करनी चाहिए। जो भी तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं उसमें हम जरूर ये 2 राउंड वाली जो स्ट्रैटेजी है ये लगाएं, फिर पेपर कैसा भी आए तुम्हारी जो रैंक आएगी वो हमेशा वैसी ही आएगी, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है, जितनी तुम्हारी तैयारी उसी के हिसाब से आएगी। ये हमें राउंड 1 में इंश्योर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब राउंड 2 में जो ये मॉडरेट है, अब मॉडरेट में मैथमेटिक्स के अंदर लेंदी भी आ सकता है, मॉडरेट प्लस लेंदी, ये ठीक है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब इन क्वेश्चन में क्या होगा, एक एक क्वेश्चन करोगे तुम्हारी रैंक 1000, 2,000 ऊपर जंप होगी। इजी क्वेश्चन अगर हमने तीनों पेपर में जो इजी क्वेश्चन उठा के कर लिए, ये ठीक है, ये भी हमने लिखा होगा, ओके, हाँ, तीनों पेपर में अगर मैंने केवल इजी पार्ट उठा के कर लिया, दैट विल इंश्योर माय सिलेक्शन। और उसके बाद जो टाइम बचता है, अब उसके लिए नर्व्स पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं, गलतियां होनी चालू हो जाती हैं, उससे मार्क्स नीचे आ जाएगा। तो आराम से बैठो, पेपर में इजी पोर्शन हो गई। अब वो 30% भी हो सकता है और वो 70% भी हो सकता है। बहुत
ह्यूज जंप हो सकता है। जो बहुत टफ शिफ्ट होगी उसमें 30% होगा, तो कम क्वेश्चन करने से ही काम बन जाएगा। बट जो टफ पेपर है उसमें अगर हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा गलती करके नेगेटिव मार्क्स ले आएँ और हम रैंक से बाहर चले जाएँ, जो भी हमारा डिज़ायर्ड पोटेंशियल है उससे बाहर चले जाएँ। इसलिए ओवर अटैम्प्ट ना करें। पेपर के टफनेस के हिसाब से अपने आप जो क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की। ये तो एक जनरल डायनामिक्स हो गया कि कितने मार्क्स पे यूजली कितनी परसेंटाइल आती है, ये एक दिमाग में रखा हमने, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि लगभग सारी शिफ्ट में जब मैंने देखा कि फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 99 और मैथ में 99 को जब हम जोड़ें तो वो जो टोटल में 99 टोटल वाला जो मार्क्स आया और जो ओवरऑल रियल में जिसका 99 परसेंटाइल आया पूरे पेपर में, उसके बीच में लगभग 15 मार्क्स का डिफरेंस है। लगभग सारी शिफ्ट में ऐसा हुआ, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि ओवरऑल 99 परसेंटाइल लाने के लिए मेरे को इंडिविजुअली पीसीएम में 99 लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ जो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना चाहें। हो सकता है किसी की केमिस्ट्री बहुत वीक हो, ठीक है, तो वो ये डर रहा हो कि यहाँ तो हो सकता है कि मेरे को बिल्कुल 99.999 तक जाना पड़े तब जाके मेरी ओवरऑल 99 आ जाएगी। ऐसा नहीं, काफ़ी स्कोप है, ठीक है। पहली बार तो जो सब्जेक्ट का अगर कोई वीक है तो वीक होना नहीं चाहिए, अभी भी 4 महीने उस पर काम करो और अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी भी रीज़न से एक सब्जेक्ट में डाउन है तो उसका 99% अभी भी हो सकता है कि अगर उसके दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं 99 तो मेरा आ जाएगा इस स्ट्रैटेजी से, तो हो सकता है कि वो अगले 4 महीनों को एंथुजियास्टिकली यूज़ करें और वो और ज़्यादा इंप्रूव कर जाए उस सब्जेक्ट में जो उसका वीक है। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ये मार्क्स मेरे को दिखाने का। तो अभी स्टूडेंट की बात करते हैं। एक स्टूडेंट हो सकता है जो 180 मार्क्स टोटल 300 में से अभी उसके टेस्ट में 180 मार्क्स आ रहे हों, या फिर अगर मैथ की बात करें तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 60 या उससे ऊपर स्कोर कर रहा हो, ठीक है, मेंस लेवल के पेपर में। दूसरा स्टूडेंट हो सकता है जो 130 से 180 की रेंज में हो, ये ठीक है, ये लगभग 99 परसेंटाइल पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब जब एक बार कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद वो रिवाइज करेगा तो और उसके मार्क्स में जंप मिलेगा, ठीक है। ये हो गया जो थोड़े से डेंजर जोन में। अब इसको थोड़ा सा और एक बार फाइट मार के 99 परसेंटाइल के अंदर आना पड़ेगा। 80 to 130 वाले को सीरियसली अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो ओवरहॉल करके दोबारा बनानी पड़ेगी ताकि इन 4 महीने में वो इंश्योर कर पाए कि उसका 99 परसेंटाइल आ जाए, ठीक है। ये तो टोटल तीनों सब्जेक्ट की बात करें। मैथ में जो 40 से 60 मार्क्स के बीच में हैं, ये ठीक है, उन्हें थोड़ा सा अगर अपनी स्ट्रैटेजी को रीसेट करेंगे तो दे विल बी इन द कंफर्टेबल जोन के आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगी। फिर जिसका 20 से 40 मार्क्स आ रहा है 100 में से, उसको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत पड़ेगी। अब मतलब उसको रीसेट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि बचे हुए 4 महीने को इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। एंड फिर एक वो स्टूडेंट होगा जिसके ओवरऑल अभी 80 मार्क्स से कम आ रहे हैं अगर उसने टेस्ट दिया है तो, या फिर मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा 20 मार्क्स से कम स्कोर कर रहा है तो इसको भी रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में। जो भी अभी तक चल रहा है ये ठीक है, वही करके तो आगे नहीं कुछ होगा, ये तो श्योर बात है। उससे चीज़ें तो चेंज करनी पड़ेंगी। जितना लेट करेगा उतना ही वो डिफिकल्ट होता चला जाएगा। अभी 4 महीने अभी भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है अगर कोई बच्चा सिस्टमैटिकली और डेडिकेशन के साथ लग जाए। अब देखो आगे आते हैं। अब स्ट्रेटजी में क्या है, अगर कोई बच्चा जिसका 180 मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए 99 परसेंटाइल तो मेंस में आ ही जाएगा, तो उसको जो प्राइम फोकस है वो एडवांस पे रहना चाहिए, ठीक है। बट एडवांस का ये मतलब नहीं कि वो मेंस को बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जिसका मेंस में कैलकुलेशन फास्ट होता होगा और जल्दी जल्दी जैसे बोलते हैं ना क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो अगर मान लिया मतलब इसमें भी 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं जो सम हाउ 180 मार्क्स तक ला रहे हैं। एक हो सकता है कि वो 180 मार्क्स ला रहा है आराम से, एक्सरसाइज 1 भी कर रहा है, एक्सरसाइज 2 भी कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को एडवांस पे फोकस करना चाहिए जो आराम से ला रहा है। और जो मान लिया सम हाउ ला रहा है तो उसको इसी मेहनत पे लगे रहना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर भले वो एडवांस की उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं, एडवांस की प्रैक्टिस मेंस 1 के बाद भी कर सकते हैं। और अगर स्पेयर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज 2 करें। एक्सरसाइज 2 मतलब एडवांस वाली एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि अभी से अगर तुम सोचना चालू करोगे तो तुम्हारी डेप्थ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो पेपर में, मेंस के पेपर में 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में स्पेशली ऐसा आ जाता है। मेंस और एडवांस में मैथमेटिक्स के अंदर तो काफ़ी बड़ा ओवरलैप है, मतलब मेंस में भी एडवांस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं और एडवांस में भी मेंस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसको उन 1-2 क्वेश्चन को करने में
फ़ायदा मिलेगा, उसकी रैंक में ज़बरदस्त जंप आ जाएगा, मतलब 1000 के अंदर भी आ सकता है फिर अगर वो यहाँ से क्वेश्चन करे। मेंस के जो टेस्ट हैं वो जरूर दें, मतलब ऐसे कुछ बच्चे जो बोलते हैं नहीं नहीं मेरा फोकस तो पूरा एडवांस है अच्छी बात है, बट मेंस के टेस्ट देते रहो ताकि तुम वो टच ना लूज़ करो। ये तो पहले टाइप का बच्चा हो गया, इसको तो बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जो दूसरा बच्चा है जो 130 से 180 के बीच में है, ऐसे बच्चों को मैंने यूजली पाया है जो 130 से 180 के बीच में, इसमें काफ़ी बड़ा चंक ऐसा होता है कि उनके मार्क्स कम इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनके नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो उस चीज़ पे जरूर ध्यान दें, हर पेपर के बाद पेपर को एनालाइज करें, डायरी में लिखें, और अगला पेपर देने जाते समय वो डायरी एक बार जरूर पढ़ के जाएं कि मैंने लास्ट पेपर में क्या क्या गलती की थी। गलतियां कम करें, ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। मतलब इसमें बच्चा ऐसा होता है कि जैसे कोई 150 पे बैठा हुआ है, वो सोचता है इस बार 190 लाऊंगा, ज़बरदस्ती ज़्यादा क्वेश्चन करेगा और नेगेटिव खा खा के बाहर हो जाएगा, मतलब और नीचे आ जाएगा। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। हाँ, ऐसे बच्चे को अभी मतलब आई विल से कि इसको अभी मेंस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि एक बार मेंस इंश्योर हो जाएगा तो क्या होगा कि जनवरी से लेके जो एडवांस तक का टाइम है वो सुकून से बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। अगर मान लिया मेंस पे 98 परसेंटाइल या 98.5 परसेंटाइल के आसपास रह गया तो तुम्हारा आगे का टाइम भी सही से यूटिलाइज नहीं होगा। इसलिए मेंस की प्रैक्टिस खूब कर, ठीक है। तो मोर प्रैक्टिस और मेंस, ठीक है। ऑफ कोर्स सिलेबस पूरा ही फिनिश करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 130 से 180 तक मार्क्स इसलिए आ रहे हैं कि उनका बैकलॉग हो गया है, ये ठीक है, इस वजह से हो सकता है उनका टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट ना हो रहा हो। तो अगर ऐसा बच्चा है 12th का, ठीक है, 12th में जो अभी इस स्टेज पे होगा, उसने 11th पढ़ी होगी, 12th पढ़ी होगी, तो 12th के तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होगा और उसके मार्क्स अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली वो थोड़ा बहुत ही बैकलॉग होगा और हो सकता है कि उसकी प्रैक्टिस कम हो गई हो, इसलिए मार्क्स कम हो जाएंगे। तो जो 12th का बच्चा है वो एक बार जब सिलेबस फिनिश करेगा, एक बार रिवीजन करेगा, उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में मैंने देखा है बच्चों के मार्क्स ज़बरदस्त इंप्रूव होते हैं, मतलब 130 से 230 तक एक डेढ़ महीने के अंदर पहुंच गया, ऐसे मैंने देखा है। क्योंकि एक बार जब सिलेबस खत्म हो गया फिर उन्होंने एक बार अच्छी तरह रिवाइज किया तो एक ज़बरदस्त जंप आ गया। तो ऐसे बच्चे को नॉर्मल लेन से ही, मतलब नॉर्मल लेन क्या है, फास्ट लेन क्या है, ये मैं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। जो बच्चे कंपटीशन में पढ़ रहे हैं और जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो नॉर्मल लेन से ही फिनिश करें, मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ें क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। जो 13th का बच्चा है ये ठीक है, उसने 12वीं में तो एक बार सिलेबस पढ़ा होगा और अगर वो इस रेंज में मार्क्स लेके आ रहा है तो फिर अगर बैकलॉग है और उसे जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो वो फास्ट लेन का हेल्प ले सकता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी तो ठीक है, हमारे पास एक राइट काइंड ऑफ टूल भी होना चाहिए उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बच्चा वन शॉट देखने लग जाए, कोई ये करने लग जाए तो उसका मतलब क्या है कि नहीं, फिर तो हम गलत काम कर रहे हैं, फिर तो ये 4 महीने इफेक्टिवली यूज़ नहीं होगा। फिर टाइप 3 स्टूडेंट आ गया जो 80 से लेके 130 तक है। इसको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोर्स कंप्लीशन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मोरलेस ऐसी ही चीज़ है कि फुल्ली मेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, अगर मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेंस तुम्हारा इंश्योर नहीं हुआ है, मेंस में अच्छी रैंक इंश्योर नहीं हुई है, तो मेंस के लिए हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर रिवीजन बिफोर प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब इसमें बच्चे क्या होते हैं कि जब लगातार लगभग दौड़ दौड़ के वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा होगा तो एक रिवीजन मिस हो जाता है। देखो अगर रिवीजन मिस हो गया तो जेईई की जब पास आओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली झटका लगेगा, तुम्हारे मार्क्स और गिरेंगे। अभी तो इतने आ रहे हैं, तब और गिरेंगे। अभी तो हो सकता है कोई 125 130 ला रहा होगा, अगर वो रिवीजन नहीं करेगा तो लास्ट में तो तुम्हें लगता है अब तो पेपर आ गया, अब क्या होगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी तुम टेस्ट देने जा रहे हो उससे पहले एक बार हम प्रॉपर रिवीजन करके जाएं, ठीक है। लीव टाइम कंज्यूमिंग टफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, टफ टॉपिक्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई मान लिया हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा की पावर n हो गया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, वो इजी क्वेश्चंस हैं, वो डुएबल क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप क्वेश्चन है। और हो सकता है कि एक सीरीज़ हो जिसमें c प्लस आयोटा एस इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट लग जाए, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती तो अभी के लिए छोड़ो। अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम सारा एक बार सिलेबस कंप्लीट करें और जैसे किसी भी चैप्टर में अगर 3-4 कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबली छोड़ते जाओ, ये ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर में इजी मॉडरेट टफ कॉन्सेप्ट होती हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ठीक है। और भी चैप्टर हो सकते हैं, जैसे पैराबोला है, पैराबोला में छोटे छोटे जैसे फोकस ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, ये सब निकालना आता है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पैराबोला उसने तिरछा रख दिया, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ो, उसमें मत अटको। मतलब अभी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए
कि किसी भी चैप्टर में जो 60-70% पोर्शन होता है इजी मॉडरेट, वो मेरे को समझ में आ जाए, उसी से पेपर में बहुत ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। जो टफ पोर्शन है तो हार्डली हो सकता है कि 12 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से, तो उस पर इतना ज़्यादा वैसे भी प्रॉबेबल नहीं है और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जो ये ईजी और मॉडरेट पार्ट है इस पर हम फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो ज़्यादा मार्क्स में बेनिफिट होगा। ठीक है, मेंस लेवल की प्रैक्टिस करें। अच्छा, जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो जैसे इस तरह के बच्चे का मान लिया बैकलॉग हो गया, ठीक है, अब वो बोले कि नॉर्मल लेन तो बेसिकली मेंस प्लस एडवांस के लिए पढ़ाया जा रहा है, और अगर उसका बैकलॉग है, उसे लगता है कि काफ़ी बैकलॉग है, तो वो फास्ट लेन से भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फास्ट लेन तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो ऐसे बच्चे को आई विल से कि प्रबल बैच लेना चाहिए। प्रबल बैच मेंस का नॉर्मल लेन है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। जो तुम्हें प्रबल बैच के जो वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं उससे तुम एक बार फिनिश करो, तो हमारा मेंस लेवल पे मतलब 99.5 के ऊपर आराम से चले जाएंगे अगर हमने ये वाला चीज़ कर लिया तो। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में। तो बैकलॉग कवर करना है तो इससे कवर करो। अच्छा, कुछ ऐसे हो सकता है कि कोई बच्चा बोले कि मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है वो भाई सी क्यूब से कम तुम करके जाओ। ठीक है, ये कंपटीशन वाले बच्चे हैं। सी क्यूब क्या है, प्रबल क्या है, इसका बारे में अभी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा बाकी बच्चों के लिए, ताकि उससे रिलेटेड उनके पास कोई कोर्स है। मतलब ये तो नाम बेसिकली कंपटीशन की है, हो सकता है आपके पास भी इस तरह के सोर्सेज अवेलेबल हो, तो उन सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो मैं अभी बताऊंगा बाकी बच्चों के लिए। अभी तो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो सी क्यूब से टफ चैप्टर जरूर करके जाएं। ठीक है, PYQ बुक करें। मतलब जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मेंस में मैंने एक्सरसाइज 1 कर ली, तो ठीक है, PYQ पे मेंस वाले PYQ कर लो। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, प्रैक्टिस जितने प्रोसीजर और वो क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस होगी, पेपर में बैठ के तुम उतना ही जल्दी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो तुम अभी उस रीजन में हो कि मेंस लेवल की हम प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करनी है तो मेंस की DPP कर सकते हैं। जो तुम्हें DPP दे रखे हो वो मेंस और एडवांस में से मेंस वाली DPP कर लो, तो वो रिवीजन साथ में होता रह जाएगा। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट डी हो गया जिसका ओवरऑल मार्क्स 80 मार्क्स से कम है, तो ऑफ कोर्स ऐसे काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत ज़्यादा कोर्स बचा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोबारा कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऐसे बच्चों के लिए हम बोलेंगे देखो अभी तक अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो तुम्हें पूरी प्रिपरेशन ढंग से रीसेट करनी चाहिए। और कोर्स कंप्लीशन में अगर प्रॉब्लम है, मतलब दो तीन पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलें कि मैंने लेक्चर तो सारे देखे हैं बट प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, फिर तो तुम प्रैक्टिस करो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि मैंने लेक्चर देखे हैं बट कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर हैफेजर्ड वे में करने की बजाय आई विल से कि एक बार कंप्लीट सिलेबस सी क्यूब से फिनिश करो सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिक रहना चाहिए। ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे को तो अभी एडवांस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, पहले मेंस तो इंश्योर हो। अच्छा, इन दोनों कैटेगरी में सी और डी में कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता लगता, चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया बट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हम करें कैसे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका ही नहीं पता और खुद करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ये ठीक है, अब जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, जब 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो हमें ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या बोलूँगा कि आप जो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 है वो भी मेंस लेवल के क्वेश्चन है, और जो PYQ की बुक हमने भेज रखी है उसमें एक एक क्वेश्चन छांट के भेज रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जो बहुत ज़्यादा टफ थे, जो जिसे बोलते हैं एनोमेली थे, वो मेंस में आने नहीं चाहिए, तो हमने वो भी हटा दिया ताकि बच्चों को उस तरह की टेंशन ना मिले। रिपीटेटिव क्वेश्चन हटा दिए। तो जो तुम्हें PYQ की बुक हमने भेजी है उसका यूटिलाइज करो। उसमें मतलब एक तो ये था कि बच्चा PYQ बुक उठाता है, उसमें एक बुक के अंदर मान लिया 500 सवाल है, ठीक है, सारे 10 साल के सवाल है, वो करने बैठ गया, बस 2 ही चैप्टर होंगे उसका पूरा। एक तो 2 चैप्टर करते करते भी उसको शक हो गए थे तो कोर्स ही खत्म नहीं होगा उसका, वो भी छूट जाएगा। तो इसलिए हमें राइट सोर्स चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे PYQ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो अब एक जैसे मान लिया उसने बोला कि टेंजेंट का एक क्वेश्चन बताओ और सिंपल सा कर्व दे दिया, हमने निकाल लिया, फिर दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, तीसरा ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें करते समय ये फील होगा कि ये तो मेरे तो क्वेश्चन हो रहे हैं बट एक्चुअली में तो कुछ नहीं हो रहा। तुम एक ही चीज़ को डंकी वर्क कर रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो, उससे कोई फायदा थोड़ा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, वो भले ही हमसे ना हो, जब मैं सोल्यूशन पढ़ूंगा तो मेरे को कुछ पैटर्न्स तो और समझ में आएंगे ना, मैनिपुलेशंस और समझ में आएंगे, तो नए क्वेश्चन को हम ज़्यादा तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा है कि वो हमने जो PYQ की बुक भेजी है, मतलब उसमें इतना वर्क किया गया है कि हर
चैप्टर में 30-32 अच्छे क्वेश्चन छांट के किए गए हैं। मतलब जो बच्चे को काम करना पड़ता है उसके हमने जैसे होते हैं सौयों हजारों घंटे बचा के हमने वो टाइम इन्वेस्ट किया है ताकि बच्चे को एकदम पकी पकाई चीज़ मिले। तो वो पकी पकाई चीज़ है। तुम क्यों, तुम्हारे लिए तो एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम क्यों अपना दिमाग और टाइम खर्च कर रहे हो क्वेश्चन ढूंढने में? वहाँ से PYQ करो। तो ऐसे बच्चे जिसको ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 है उसको सॉल्व एग्जाम्पल की तरह पढ़ जाओ। क्वेश्चन पढ़ा, सोचा किसने क्या बोला, सोल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 1 ऐसे फिनिश कर लो तो उससे तुम्हें 50-60 क्वेश्चन का एक ब्रेन में वो हमें मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो मेंस के PYQ वाली बुक है वो हम चैप्टर वाइज जो है वो हम खुद अटेम्प्ट कर लें, या वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि PYQ को सॉल्व एग्जाम्पल की तरह पढ़ जाओ और एक्सरसाइज 1 को खुद अटेम्प्ट कर लो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हें मतलब दोनों चीज़ अगर तुम खुद ट्राई करोगे तो हो सकता है तुम्हें 20 घंटे लगे, ठीक है। बट ऐसा होगा कि 20 घंटे तो शायद हो सकता है अवेलेबल ही ना हो, हमारे पास एक चैप्टर को देने के लिए 3 सब्जेक्ट हैं। तो अब दोनों वर्ड का बेस्ट कैसे किया जा सकता है कि एक को अगर हमने सॉल्व एग्जाम्पल की तरह पढ़ लिया तो मेरे को वो एक्सपोजर भी हो गया, इतने सारे हमने क्वेश्चंस भी देख लिए और टाइम भी बच गया। तो हो सकता है कि एक पार्ट को करने में मेरे को 6 घंटे लगे और इसका जो रिवीजन किया उसका हो सकता है कि हमने 3-4 घंटे में रिवीजन कर लिया। तो वो जो 20 घंटे का काम है हो सकता है हमने कट करके 8-10 घंटे में ले आए और एक्सपोजर भी हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का मिल गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, खुद ही मान लिया बिल्कुल करने बैठ गए, उनसे 10 ही क्वेश्चन हुए बस। तो एक तो उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा ही नहीं, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन ही नहीं किए, स्पेशली इन मैथमेटिक्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम लगती है कि मेरे को ये नहीं हो पा रहा, ये ठीक है मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते, तो अब इस स्टेज पे आके ये भी करना चालू कर सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। हमने इसमें बोल दिया कि PYQ बुक और ये सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 को मान के फिर कर सकते हैं, ठीक है। जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो हम प्रबल से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर तो तुम वैसे C³ से करोगे तो ऑफकोर्स हमारा 99 परसेंटाइल आ जाएगा आराम से, और फिर भी अगर हम बोलें कि नहीं मेरे को और अच्छा करना है और सॉलिड करना है, मतलब C³ से 99 परसेंटाइल लाने वाले काफ़ी बच्चे हमने लास्ट ईयर का इंटरव्यू डाला है अपने चैनल पे, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त C³ से ही अंडर 10,000 आराम से आ गए, ठीक है। बट उसके लिए हमें 2 चीज़ करनी पड़ेंगी कि एक तो जो क्वेश्चन का हमारा सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए, कोई मतलब इजी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए, दूसरा हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होनी चाहिए। अब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करके भी आएगा, कोई क्वेश्चन भी गलत चूज़ करके आएगा, इजी क्वेश्चन छोड़ के आएगा, तो फिर तो उसके लिए डिफिकल्ट है। तो अगर कुछ चैप्टर हो गए जैसे मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उनको उनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उनको अगर हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, मतलब सॉरी टाइम का अगर हमारे पास थोड़ा सा स्कोप है, तो हम ऐसे चैप्टर्स को जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो प्रबल से कर सकते हैं। प्रबल क्या है, मैंने क्या बोला, मेंस का नॉर्मल ले लें, वहाँ से हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को कर सकते हो। हाई स्कोरिंग के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने पिछले 10 साल का एनालिसिस दिया था किस चैप्टर से कितना आया था, वो वीडियो देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और अभी हम एक बार दोबारा बना देंगे वैसे आगे। अच्छा, ये अब उन बच्चों के लिए हो गया जो कंपटीशन में नहीं है, तो हो सकता है उन्हें लग रहा है कि यार क्या नॉर्मल लेने क्या फास्ट लेने, तो मैं करेक्टरिस्टिक डिफाइन कर लेता हूँ। नॉर्मल लेन बेसिकली वो है जो जेई मेंस और एडवांस का हमारा कोर्स है, जिसमें लगभग 200 लेक्चर हैं हर सब्जेक्ट में, तो लगभग 200 600 लेक्चर हो गया। ये मेंस से लेकर एडवांस तक पूरा बेसिक से एडवांस तक कवर करता है, दोनों को, मेंस को भी और एडवांस को भी, ठीक है। बेसिक से पढ़ाया जाता है और फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, मतलब जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए है, ठीक है। फिर फास्ट लेन क्या है, फास्ट लेन मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए ही है, बट इसमें नंबर ऑफ लेक्चर लगभग 110 है, ठीक है। अब फास्ट लेन से काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है शायद इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पूरा मेंस एंड एडवांस का पढ़ाया गया है। बस इसमें यह है कि बहुत बेसिक से एग्जाम्पल जो बोर्ड टाइप होते हैं वो नहीं लिए गए हैं, और दूसरी चीज़ों को बार बार समझाने के लिए रिपीट नहीं किया गया कि बार बार रिपीट करें, जो यहाँ पे किया गया है, तो वहाँ पे टाइम बच जाता है, ठीक है। बट इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, सारी कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, ठीक है। तो जो बच्चा स्पेशली 13th में, जो एक बार भले ही उसने बोर्ड पढ़ा हुआ है और वो फिनिश करना चाहे तो वो इससे कर सकता है। तो ये मैं बाहर के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास अगर इसके समकक्ष, मतलब इसके इक्वलेंट कोई कोर्स है तो वहाँ से पढ़ो। जब मैंने बोला ना कि इस बच्चे को नॉर्मल लेन से करना चाहिए, इसको इससे, तो तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये किन बच्चों के लिए, फास्ट लेन किन बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा 12th है, वैसे तो ये
उन बच्चों के लिए, क्योंकि एक बार टर्म सुने हुए होने चाहिए, तभी अगर कोई फास्ट पढ़ा रहा है तो मेरे को चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब। जो फर्स्ट टाइमर है उसको अगर कोई नई कॉन्सेप्ट सुनने को, मतलब नया टर्म सुनने को मिलता है तो थोड़ी देर तो उसी को हजम करने में लगता है। फिर भी मैंने ये देखा है कि जो 12th में काफ़ी बच्चे हैं वो सीधा पहली बार में ही फास्ट लेने से समझ में आ जाते हैं। तो जिनका एवरेज से ऊपर IQ है जेई के हिसाब से, उनके लिए है, या फिर जो 13th के स्टूडेंट है उनके लिए है। तो दिस इज ऑल्सो एडवांस तक की प्रिपरेशन करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग इन लेस टाइम। फिर प्रबल है। प्रबल ने बोल दिया मैंने कि मेंस के लिए है, और मेंस का नॉर्मल लेने, मतलब फर्स्ट टाइमर के लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया है। इससे पढ़ के भी 99.5 तक बहुत सारे बच्चे आराम से पहुंचे हुए हैं, तो आराम से पहुंचा सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ लेक्चर है वो लगभग 150 के आसपास है। मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हमें बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा क्या बोला गया है, क्योंकि इसमें टफ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाई जाएंगी जो एडवांस में आती हैं। इसमें वो जो एडवांस के टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, टफ क्वेश्चंस बोलेंगे, कॉन्सेप्ट का क्या बोलेंगे, सिलेबस तो दोनों का मेंस और एडवांस का सेम ही है, वो इसमें स्किप कर देंगे, तो मेंस में वो रिक्वायर्ड ही नहीं है सच। ठीक है, तो दिस इज सफिशिएंट फॉर वेरी गुड रैंक इन मेंस एंड सूटेबल फॉर फर्स्ट टाइम। और जो पहली बार मेंस की तैयारी करना चाहता है उसके लिए सूटेबल है कि आराम से पढ़ाया जा रहा है। लेक्चर में बोल दें कि 150 के आसपास है। फिर आता है हमारा CQ, दैट इज कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स कहने के लिए है, बट ये जेई मेंस ओरिएंटेड है, हर सब्जेक्ट में 50 लेक्चर के आसपास है। तो ये हो गया कि जैसे मेंस 1 में बहुत कम कंपटीशन होगा, तो उसमें अगर कोई बच्चा फाइट देना चाहता है और उसका अभी तक प्रिपरेशन बहुत ख़राब है, तो वो इससे ख़त्म कर सकता है। तो आपके पास अगर इसी तरह का कोई भी और कोर्स हो तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आराम से 99 पॉइंट तक 5 तक गए हुए बच्चे हैं जो हमारी बात होती है। इफ़ कंप्लीटेड लेस मिस्टेक इन द पेपर, मतलब 99.5 तक CQ से पढ़ के जाने का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन सही आना चाहिए, मिस्टेक कम होनी चाहिए, मतलब ऐसा 0 तक मिस्टेक कहीं नहीं होती है। और फर्स्ट टाइमर के लिए है कैन प्रोवाइड बेस फॉर ये। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वैसे ये वाला जो कोर्स है वो मेंस को टारगेट करते हुए बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने करना तो एडवांस है बट अभी तक उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल वेस्ट है, तो 3-4 महीने में ऐसा तो नहीं हो सकता मेंस और एडवांस दोनों की करें। अगर मेंस और एडवांस दोनों की करना चालू करेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो 6 ही चैप्टर कर पाए या 8 ही चैप्टर कर पाए। दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि एडवांस के लेवल तक की प्रिपरेशन हमें मेंस में चाहिए ही नहीं, तो हम फालतू एक काम वो कर रहे हैं। अभी फर्स्ट मेंस तक हम टाइम वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये। ठीक है, उसकी बजाय हम ज़्यादा चैप्टर करेंगे तो हमें मेंस 1 में ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल आएगी। तो एक बच्चा ऐसा भी करना चाहेगा कोई मेंस 1 तक तो वो मेंस की तैयारी करे, उसके बाद एडवांस की करे। तो अगर कोई बच्चा C³ से मान लिया मेंस की तैयारी करता है तो वो एक बेस क्रिएट कर देगा कि उसके बाद मेंस 1 खत्म होने के बाद वो फास्ट लेन यूज़ करके एडवांस की प्रिपरेशन कर सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है। तो अगर जो बच्चा कॉम्पिटिशन में पढ़ रहा है वो तो समझ में आ गया होगा, सारे बैचेस का एक्सेस आपको दे रखा है और आप अपने हिसाब से देख सकते हो। चैप्टर वाइज भी किसी चैप्टर में अगर बहुत ज़्यादा फोबिया है तो C³ से कर सकते हो। कोई चैप्टर जैसे वेक्टर थ्योरी किसी ने पढ़ाई नहीं है बट उसे लगता है कि नहीं टाइम नहीं है अब तो पढ़ना ही है, तो उसको हम प्रबल के नॉर्मल लेन से भी कर सकते हैं अगर मेंस लेवल तक अच्छा करना है, क्योंकि उसको छोड़ तो नहीं सकते। और अगर टाइम अवेलेबल तो ऑफकोर्स आराम से नॉर्मल लेन से करो ताकि मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी करें। तो बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, हमने इसलिए बताया। जो बच्चा कंपटीशन का नहीं है वो उसे इन कोर्सेज का पर्पस समझ में आ गया हो तो उसके पास कोई भी इक्वलेंट कोर्स है दैट ही कैन यूज़ टू अप्लाई द स्ट्रैटेजी वी डिस्कस्ड। ठीक है, अब देखो हमने 12 अप्रैल का मैथ का पेपर लिया, ठीक है, जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। इसके अंदर जो 99 परसेंटाइल आया था वो 37 मार्क्स पे आया था, जिसमें से भी एक बोनस था। ठीक है, तो 37 मार्क्स का मतलब क्या है कि 9 क्वेश्चन, किसी ने 9 क्वेश्चन सही किए होंगे तो उसका यहाँ पे 99 परसेंटाइल आराम से आएगा। तो इस पेपर में आई विल ट्राई टू शो कि हम प्रोसीजरल क्वेश्चन कैसे छांटेंगे। प्रोसीजरल क्वेश्चन मतलब जो भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगे छोड़ दो, गोली मारो उसको। ठीक है, प्रोसीजरल क्वेश्चन कैसे छांटेंगे वो आई विल ट्राई टू शो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 एंड डिविजिबल बाई 5। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि PNC प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, अब ये PNC प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए, बट मैं काउंट नहीं करता क्योंकि PNC प्रोबेबिलिटी से बहुत बच्चों को डर लगता है तो उन्होंने पढ़ के छोड़ दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे पढ़े। अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस। अब ये बड़ी बड़ी पावर दिखाई दी तो जैसे इस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली ये बोलेंगे ये भी हो जाएगा आराम से, ये भी हो जाएगा। अच्छी बात है, हो जाएगा तो और ज़्यादा मार्क्स आएंगे।
मैं तो सेफर साइड पे बोला हूँ कि मैंने गोली मारा इसको, नहीं काउंट करते इसको। इतनी बड़ी पावर देखी, मेरा दिमाग ही वहीं रुक गया, तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ो। फिर इसने क्या बोला कि A1 इज द सीक्वेंस, A1 से लेके AN तक का सम इतना है, मतलब ये SN दे रखा है, ठीक है। इसी में अगर मैं n की जगह n-1 रख दूं तो SN-1 तक का सम आ जाएगा। अगर SN में से SN-1 घटा दें तो AN आ जाएगा। अब ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे YouTube के लेक्चर में देखोगे तो पहले ही लेक्चर में पढ़ा रखा होगा, पहले दूसरे में, कि अगर सम दे रखा है, n टर्म का सम दे रखा है, तो हमारा nth टर्म निकाल सकते हो। अब AN आ गया तो 1/AN करोगे, ठीक है, तो ये अपना उसी तरह का आ जाएगा n+1, जिसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि ये आएगा, मैंने बोला इसी तरह का आ जाएगा, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं तो आराम से सम निकलेगा। ठीक, ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर इंस्टीट्यूट में, हर बुक्स में तुम्हें मिल जाएंगे, तो इसको आई विल काउंट एज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस यू शुड हैव डन। आगे पढ़ते हैं। उसमें बोला कि लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अब ये क्या बोलते हैं, प्लेन की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। बी द कोप्लेनर, दे दे दे, डर गए, छोड़ दिया, आगे गए। पी ये है, क्यू दिस है इलिप्स, देन पी क्यू एंड आर एस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू 1/, ये भी देखने में डरावना लग रहा है, छोड़ दिया, आगे बढ़े। लेट ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर, नन इक्वल्स टू 1, कोई भी एक के बराबर नहीं है, एंड द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। अब ये प्रोसीजर क्वेश्चन, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स 0 होना चाहिए, मतलब A11 और दूसरा क्या हो गया 1B1 एंड 1C 0 होना चाहिए। अब ये तो होना चाहिए, ये आराम से होना चाहिए, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, और प्रॉपर्टी लगाओगे A-1 B-1, तो ये चीज़ अपने आप क्रिएट हो जाएगी, मेरे को कोई दिमाग लगाने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी का बिल्कुल दिमाग नहीं चला तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो LCM लेके, और इसको भी सिंप्लीफाई करो तो आंसर दिख जाएगा, आराम से आंसर दिख जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कोई इसमें हमें वहाँ फ्रेशली बैठ के नहीं सोचना। तीसरा क्वेश्चन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये वेरिएबल देख के छोड़ दिया। फोर्थ, लेट डोमेन ऑफ द फंक्शन, इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के छोड़ दिया। आगे, लेट वाई बराबर बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, ये तो नॉर्मल से डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी मतलब dy/dx बराबर yx माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर किसी ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो ये सॉल्व होना चाहिए आराम से, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, पूरे को y स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y² dy/dx बराबर x/y माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने 1/y को t रखा तो ये सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको बर्नौलीज फॉर्म भी बोलते हैं, तो सीधा सीधा फॉर्म है। अगर वो पहले से थोड़ा सा ही प्रैक्टिस कर रखा है तो ये क्वेश्चन आराम से होना चाहिए जो जेई की तैयारी कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको हमने सेट से तोड़ना सिखा रखा है कि कैसे तुरंत टूट जाता है। बिल्कुल प्रोसीजर है कि P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है, ये ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है। वैसे अगर तोड़ोगे इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, इससे डरो ही मत, ये तो सब सेट से डील हो जाएगा। जिसको नहीं पता है वो हमारे वीडियो देख ले, यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर लेट दिस ए इज ए वेक्टर, इतना क्रॉस डॉट ये सब देखा के छोड़ो, गोली मारो। फिर 12वां, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू। अब ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 100C0 100C1 प्लस 100C2, ऐसे करते करते लास्ट में 100C100 तक। इन सब का जो सम है वो 0 आएगा, और पहला और आखिरी बराबर होता है, तो पहले वाले जो आधे हैं और जो आखिरी वाले आधे हैं उनका सम इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट लग के ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2n होता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो 0 होता है वहाँ से, और इसने आधे बोला है तो पहले और आखिरी बराबर होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट बराबर होता है। इसको कॉन्सेप्ट को लगा के 2 लाइन में हो जाएगा किसी को थोड़ा सा भी बाइनोमियल आता है तो। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y बराबर x क्यूब का ग्राफ।
निकल आएगा आराम से। फिर एक पॉइंट पे उसने टेंजेंट खींचा। अब ये एरिया का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। टेंजेंट खींचो, वापस कर्व के साथ सॉल्व करो तो ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर लिया, तो ये होना चाहिए। एरिया का क्वेश्चन है, कुछ भी फ्रेश नहीं सोचना, केवल कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, लेट ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, ए बराबर दिस, छोड़ दिया। 15वां, लेट द प्लेन बी रोटेटेड, मतलब एक प्लेन पी है, रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन, एक दूसरा प्लेन है P2, इसके अबाउट इसको रोटेट किया गया है, ये ठीक है, बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो P1 को अगर हमने 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये P3 आ गया। तो ये तो सिंपली P1 प्लस लैम्डा P2 मान सकते हैं। और ये इसके अगर परपेंडिकुलर है तो दो प्लेन परपेंडिकुलर में उनके नॉर्मल का डॉट जीरो होता है, ऐसा करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो ये तो होना चाहिए। तो मतलब कितना क्वेश्चन हो गया? 5। उसका मतलब क्या है कि ये छठा क्वेश्चन होना चाहिए। प्रोसीजरल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैमिली ऑफ प्लेन का बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजरल क्वेश्चन है। 7वां, तो देखो ये NC0 NC1 के नीचे 2, तो ये R+1 का सिग्मा लगाए, ओरली हो जाएगा, इसको फॉर्मूला ही होता है R+1 अपॉन N+1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ये हो जाएगा 2n+1, और इसमें n+1c 0 वाला मिसिंग है तो वो खत्म हो गया, ये इसके बराबर है, ये होना चाहिए भाई, सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। 7वां क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो ये वैसे टफ क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी छोड़ देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बहुत बच्चों को डर लगता है, छोड़ दिया। आगे बढ़े। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 7। ये देखो इसने क्या बोला कि एक लाइन है विच इज़ x cos प्लस y sin बराबर 7। अब ये वैसे सर्किल की टेंजेंट होगी, बट अगर नहीं समझ में आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके मिड पॉइंट का लोकस तो बहुत ईजी है, एक बार x0 रखो ये आ जाएगा, y0 रखो ये आ जाएगा, इसको h के बोल दिया तो दिस प्लस दिस बाई 2 ये आ जाएगा। जब लोकस निकल आए वहाँ पे ये सेटिस्फाई करो तो अल्फा आ जाएगा अपने, ठीक है, ये होना चाहिए। तो कितने हो गए? 7। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। डाइस ए एंड बी आर रोल्ड, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री देख के घबरा गए। फिर अब तो मतलब ये पहले 20 वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब अगले 10 में से मेरे को 5 करने हैं और ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेट ए फेयर डाइस, प्रोबेबिलिटी देखते ही छोड़ दिया। मैं तो मतलब बहुत सारे बच्चे कर लेंगे इसको, अगर बेसिक सी नॉलेज है तो आराम से कर लेंगे। मैं तो सेफर साइड में बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन दे, कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेंशन दे, छोड़ दिया। 8 हो गया। लेट डिजिट ABC आर फाउंड, ईच ऑफ दीज 3 डिजिट आर कॉन्जिक्यूटिव, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, छोड़ दिया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल वेयर द फंक्शन दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, सही है। तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और इंटीजर इसमें कौन कौन है? केवल 0 और -1 है, तो यहाँ चेक करना है, ये तो होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। तो एक क्वेश्चन, लेट द प्लेन इज मीट ABC द ऑर्थो सेंटर, छोड़ दिया, ठीक है। तीसरा हो गया IX बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट लीनियर अपॉन लीनियर। तो देखो यहाँ पे तो ये x² प्लस a² की तरह ट्रीट करें तो x बराबर 7 tan स्क्वायर थीटा, अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो आराम से हो जाएगा। और ऐसे भी हो जाएगा कि ऊपर से अगर हम रूट हटाएं तो इसको ऐसे करें x+7 अपॉन रूट x+7। अब ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये होना चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या है? ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इस पर सिग्मा लगाए। अब जो समेशन वेरिएबल की है वो केवल फर्स्ट रो में है, तो सिग्मा सीधा यहाँ जाके लग जाएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल कैलकुलेशन करना है। तीसरा क्वेश्चन कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका सम n² ही आता है और ये n² ही लिखा है, तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 बन जाएगा आराम से। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 4th क्वेश्चन उसने बोला कि मीन वेरिएंस पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया। नंबर ऑफ दिस कंटेनिंग दिस एंड दिस विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब ये देखो मैन्युअली काउंट हो जाएगा, वैसे तो PNC क्या क्वेश्चन किसी को लग सकता है, बट मैन्युअली काउंट हो जाएगा, फिर भी छोड़ दिया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन है मॉड का, मॉड ऑफ दिस,
अच्छा, इसके रूट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या है, 0.1। तो 0.1 इन दोनों के बीच में है प्लस माइनस 0.1 है, तो वहाँ ब्रेक करके इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कैलकुलेशन है बस। कैलकुलेशन भी बहुत हैवी होगा नहीं। तो 3 हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, इफ टू सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडिया R1 R2 टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका रेडियस अगर r है तो उसका इक्वेशन यही होगा, x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ईच ऑफ देम कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट ऑन दिस लाइन। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता है 2√r² माइनस पी स्क्वायर। मतलब जो इसका सेंटर है r उससे इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो और इसको 2 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से r में क्वाड्रेटिक बनेगा जिसके रूट R1 R2 आएगा, फिर ये कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन। मतलब ये वैसे काफ़ी टफ शिफ्ट थी, टफेस्ट शिफ्ट थी ये। उसके अंदर 8 क्वेश्चन वो और ये 5 ये, तो 8 + 5 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन का मतलब क्या, 13, 26, 52। ठीक है, 52 मार्क्स। और जैसा मैंने बोला कि इसमें जो 99 परसेंटाइल था वो 37 मार्क्स पे था, उसमें से भी एक बोनस था। तो मतलब किसी ने 33 मार्क्स का भी सही किया होगा तो उसके मार्क्स आ गए। ये तो 52 मार्क्स हो गए। और मैंने तो काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ते चले गए, जो भी थोड़ा सा भी टेंशन दे रहा है छोड़ते हुए चले गए। बाकी सारे क्वेश्चन प्रोसीजरल हैं। जैसे ये सर्किल का प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं लगा है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड पॉन्डर जल्दी जल्दी एक बार, और जो आगे के 3-4 महीने हैं उनको आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट मेंस हैज़ द लीस्ट कॉम्पिटिशन। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, पहले मेंस में बहुत कम कॉम्पिटिशन होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस पहला मेंस हमसे मिस ना हो जाए, अपना पूरा इसी में बेस्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मतलब जिन बच्चों का बहुत डेप्थ में नहीं सोच पाते, ठीक है, तो फर्स्ट मेंस में रिलेटिवली, क्योंकि 12वीं के बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो जेई भी ये तैयारी, मतलब जेई भी होता है और ओवरऑल भी ऐसा होता है कि कम मार्क्स पे ही ज़्यादा परसेंटाइल आ जाता है। क्वेश्चन पेपर भी थोड़ा सा ईजियर साइड पे पूछते हैं इन कंपैरिजन टू अप्रैल। तो क्वेश्चन पेपर इजी साइड पे पूछने का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा बहुत डेप्थ में नहीं सोच पाता वो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता है। क्वेश्चन का जैसे ही लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाया तो अगर वो डेप्थ में नहीं सोच पा रहा तो वो टाइम लगा के भी नहीं सोच पाएगा। तो इसलिए जो स्पेशली बच्चे जिनका मार्क्स लोअर साइड पे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना, इसलिए निगलेक्ट ना करें। दूसरा क्या है, डू नॉट स्पेंड मोर टाइम इन मैथमेटिक्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर 2 सब्जेक्ट। मतलब जो पेपर है उसमें पीसीएम में मेरे को मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो मेरा ये फोकस रहना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मैथमेटिक्स में, जैसा अभी हमने बोला कि मैथ और फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन का डिफरेंस है, अगर 7-8 क्वेश्चन मैथ में कम किए तो भी सेम परसेंटाइल आ रहा है। तो ऐसा नहीं करें कि हम मैथ का एक ज़बरदस्ती, मान लिया मैथ के मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर मैं 11वां क्वेश्चन ज़बरदस्ती उठा के बैठ गया पेपर में, उसको कर रहे हैं कि इसमें मार्क्स आने चाहिए, और उतनी कैलकुलेशन में हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन हो जाए, ऐसा होता है। तो इस ज़बरदस्ती पेपर के अंदर बैठ के, मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो भी टफ है उसको करने की कोशिश ना करें। मतलब अदर वे राउंड भी हो सकता है, क्योंकि बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि इस बार फिजिक्स मान लिया किसी शिफ्ट में बहुत टफ आ जाए, मैथ ईजी है, कोई बच्चा ये सोच के गया नहीं मैथ फिजिक्स में तो मेरे को 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं, और वो एक टफ क्वेश्चन उठा के करना चालू कर दे। हो सकता है कि मैथ के ईजी क्वेश्चन उसमें 2-3 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं उस टाइम। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पेपर के अंदर ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। आप तो पेपर को ट्रीट करो 75 क्वेश्चन है, पीसीएम के बारे में सोचो ही मत, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम मैथमेटिक्स को निगलेक्ट कर दें। इस साल हो सकता है बाई चांस मैथमेटिक्स टफ ना है, क्योंकि जेई सरप्राइज देता रहता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर तुमने देखा होगा कि फिजिक्स में जैसे हमने बोला कि 82 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया है, ये ठीक है, और 82 मार्क्स मतलब एवरेज बच्चे के हैं, 10,000 लोगों के हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका आया होगा जिनका फिजिक्स सुपर डुपर है, ऐसा कुछ भी नहीं। सुपर डुपर होगा तो उसका तो 99.9 परसेंटाइल के आसपास का जो बच्चा होगा ना वो होगा। मतलब एवरेज बच्चा, इतने एवरेज बच्चा मतलब पहले 10,000 बच्चे आराम से स्कोर कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। अब मान लिया कोई बोले कि नहीं फिजिक्स को तो मेरे को और अच्छा बनाना है, ये ठीक है, ये अगर किसी का फिजिक्स का जो प्रिपरेशन लेवल है वो 50-60% होगा, किसी का फिजिक्स का प्रिपरेशन लेवल बोला मैंने, ठीक है, मतलब एक चैप्टर में 40% जो टफ पोर्शन है वो मैंने छोड़ दिया। तो अगर हमारा 50-60%
प्रिपरेशन लेवल भी अगर किसी का फिजिक्स में है तो वो भी इसको स्कोर कर जाएगा आराम से, ठीक है। अब मान लो वो बोलता है कि नहीं फिजिक्स तो मेरे को सुप्रीम बनानी है, 90% तक ले आते हैं, 100% तक ले आते हैं, ले जाओ। पहली बार तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट उस टाइम से होगा क्या, इसमें आगे ज़्यादा स्कोप ही नहीं बचा, केवल 10-15 मार्क्स का ही तो स्कोप बचा है। अगर हम पूरा सही भी कराएं, सब कुछ सही भी कराएं, तो भी 10-15 मार्क्स मिलेगा। अब मान लें कोई बच्चा मैथमेटिक्स छोड़ जाए, मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल कहाँ पे आया है, लगभग 50 मार्क्स पे। तो उसका मतलब क्या है कि इसमें, ठीक है, 30-40 मार्क्स ऐसे पड़े हुए थे कि जो कोई भी एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा उसको स्कोर कर लेता। मतलब एवरेज मैं बोलूँगा जो पहले 10,000 में आ रहे, बिलो एवरेज बच्चा उसको स्कोर कर लेता। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रिपरेशन, मतलब ये जो 50 मार्क्स है, ये अगर किसी का मैथमेटिक्स में 50% प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन लेवल 50% है, 50% का ये मतलब नहीं कि मैं बोलूँ 50% चैप्टर्स तैयार है, नहीं, प्रिपरेशन लेवल अगर किसी का 50% है तो वो ये 30-40 मार्क्स स्कोर कर जाएगा। तो यहाँ पे फिजिक्स को अगर कोई अपने प्रिपरेशन लेवल को मान लिया 60 से उठा के 90 तक ले जाता है, तो ज़्यादा स्कोर करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि पेपर में बचे ही नहीं। पेपर में 100 में से 110 मार्क्स थोड़ा ले आएंगे। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी, अगर कोई मान लिया यहाँ पे 30% के प्रिपरेशन लेवल पे, अगर वो 50% के प्रिपरेशन लेवल पे आ जाता है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे उसके पास खूब मार्क्स होंगे स्कोर करने के लिए, तो ओवरऑल रैंक ज़बरदस्त जंप होगा। एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेज, ये ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम केवल 22-23 के हिसाब से तैयारी करके ना जाए। जैसे वेक्टर थ्योरी का हमने लास्ट टाइम डाला था कि अप टू जेई 2022 जो पिछले 8-10 साल का एनालिसिस था, वो ये था कि वेक्टर थ्योरी लगभग 10% आ रहा था, ठीक है। 23 में ये पहुंच गया 15-16%। एक ही चैप्टर जो लगभग 10% वेटेज थी, उसकी 15-16% तक वेटेज चली गई, अगर हम ऑन एंड एवरेज बात करें तो जो वेक्टर थ्योरी छोड़ के क्या होगा, वो 20 मतलब 15% पेपर तो उसका वैसे ही खत्म हो गया, वो अटैम्प्ट ही नहीं कर सकता। और ऐसा हर जगह हो सकता है। इसीलिए वी ऑलवेज से कि चलो जो हाई स्कोरिंग चैप्टर से ठीक तैयार कर लो, बट जो लो स्कोरिंग चैप्टर है उसको सी क्यूब जैसे कोर्स से तो जरूर करके जाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि उसमें से 1-2-3 क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, इजी क्वेश्चन आ जाए, तो बाकी सब स्कोर कर जाएंगे, तुम्हारा भट्टा बैठ जाएगा। मतलब इस पे हम जुआ नहीं खेल सकते, इसलिए हर चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक, तो बोर्ड के लेवल तक तो जरूर तैयार करके जाएं। इंटीजर टाइप में 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो सरप्राइजिंगली मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये चीज़ रहती नहीं कि 10 में से 5 करने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था मैथमेटिक्स में, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। तो उसमें क्या है कि वो जैसे 21वां क्वेश्चन देखा अल्ट्रा टफ आया, फिर 22वां क्वेश्चन आया अल्ट्रा टफ आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, 5 छोड़ने, ये हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन 2 क्वेश्चन को देख के हम साइक हो जाएं और नीचे के जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो हमारे दिमाग में आई ना कि वो करने हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो है उसमें 10 में से 5 ही करने हैं। तो सबसे पहले जो टफ क्वेश्चन उसको बिल्कुल छोड़ते चले जाओ, सोचो ही मत उसके बारे में। मतलब अगर एक क्वेश्चन है मैं फालतू पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मैंने लास्ट में किया ही नहीं, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले जो 20 क्वेश्चन है उसमें तो चलो अगर मैंने टाइम लगाया तो एवरी क्वेश्चन आई एम सपोज टू डू, तो अगर मैंने पढ़ के फिर नहीं किया, टाइम वेस्ट हो गया, वो चलता है। बट लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसमें कोई टफ क्वेश्चन है तो मैं पढ़ूँ ही ना उसको। जब मेरे को थोड़ा सा पढ़ के फील आती है कि बेकार है, छोड़ो, सोचो ही मत उस पर क्या हो रहा है। पहले तो वो देखो कि 10 क्वेश्चन में कोई करने लायक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो पहले उसको करो। नेक्स्ट, बी प्रैक्टिकल। हाँ, जैसे अब बहुत सारे बच्चे ये हो ना, उनके 1-1.5 साल से तैयारी करें बट उनकी कोई तैयारी नहीं हुई, ठीक है। अब जब वो बच्चा आता है वो तो सामने सीधा ये बोल सकता है कि मेरी 500 के अंदर रैंक आ सकती है क्या, या फिर वो कोई चैप्टर उठाएगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को जब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक मैं पूरा एडवांस के लेवल तक ना कर लूँ। यू शुड बी प्रैक्टिकल। मतलब अगर कोई बच्चा पूरे दिन मान लिया यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके साथ में ये लैडर पड़ा हुआ है बट वो लैडर पे चढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा, फिर वो एक साथ ये सोचे कि मैं बहुत बड़ी बड़ी जंप लगा के अचानक ऊपर पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। वो बच्चा जो परफेक्शन लाने की कोशिश करेगा पहले चैप्टर में वो बहुत टाइम लगा देगा, फिर वो ये सोचेगा यार इसमें 10 दिन लग गए, इतने 200 दिन चाहिए, ऐसे तो 20 चैप्टर के लिए मेरा कुछ होगा ही नहीं, तो उसके वो 10 दिन भी बेकार हो जाएंगे। तो बहुत ऊंची ऊंची जंप मारने की बजाय, मतलब ये सोचने की बजाय कि मैं कैसे तैयारी करूं कि मेरे एडवांस में 500 के अंदर रैंक आ जाए, सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप लेना चालू करो। मतलब सबसे पहले कोर्स फिनिश करने की कोशिश करो, एक मिनिमम लेवल तक की फिनिश करो। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे मेंस ये है, ठीक है, ये लेवल है और एडवांस का ये लेवल है,
और एक बच्चा मान लिया यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब वो हर जगह पे यहाँ तक, हर चैप्टर में यहाँ तक कूदने की बजाय ऐसे कर सकता है कि इस मेंस वाले पे आराम से जंप करके पहले सारे चैप्टर खत्म कर ले, ताकि मेंस 1 तक हम वो तैयार हो जाएं। फिर उसके बाद वो जब यहाँ पे पहुँच गया एक बार, वो यहाँ से यहाँ पे जंप करना ईजी है। जब मेंस 1 खत्म हो जाएगा तो मेंस से एडवांस तक जंप करना रिलेटिवली ईजी है। अभी वो डायरेक्टली यहीं से यहाँ पे कूदने की कोशिश कर रहा है हर चैप्टर में, तो हो सकता है कि 2-3 चैप्टर में तो वो कूद ले, बस फिर उसका टाइम ही खत्म हो जाए सारा, मेंस 1 ही आ जाए सिर पे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल हों, पहले एक जो मिनिमम है वो इंश्योर करने की कोशिश करें, तब सोचें कि मेरे आगे क्या होगा। उसके आगे, वर्किंग हार्ड डज नॉट इम्प्लाई कि यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब अगर हमें मान लिया बाइसिकल चलानी है तो ये हो सकता है दोनों ही मेहनत कर रहे हो, बट इसका अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी अभी तक कर रहे हो ये ठीक है, उसको ज़रूर किसी, जिसे बोलते हैं एक्सपर्ट बंदे हैं, उससे अपने टीचर से बात करो कि मैं ये कर, हो सकता है तुम्हें गलती समझ में ना आ रही हो और तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो सकता है कि वो तुम्हारी 5 मिनट में तुम्हारी वो चीज़ सॉल्व कर दे जो तुम्हें फिर क्लिक कर जाए कि यार ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं थी। तो इसलिए केवल गधे की तरह मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट काइंड ऑफ इनपुट जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टूल, मतलब अगर हम कुछ टास्क अचीव करना चाहते हैं तो मेरे पास एक राइट टूल भी होना चाहिए, ये ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास मान लिया स्क्रू गेज है और उससे मैं कोई हैंडल वाला डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुलेगा नहीं, कितनी मेहनत कर लो। तो इसलिए जो भी तुम मानिए तुमने स्ट्रेटजी बनाई है, मान लिया अगर मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ख़राब है तो अगले 4 महीने में मेरे को ऐसा कोर्स से तैयारी करो कि वो तुम्हारा कवर हो जाए। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन में एक पर्टिकुलर स्टेज पे चल रहा होगा। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास तो ऑनलाइन का सारा एक्सेस है, दे कैन कस्टमाइज देयर प्रिपरेशन, या जो भी उनका अभी तक प्रिपरेशन लेवल होगा अपनी नीड के हिसाब से वो किसी भी तरह का कोर्स जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो कर सकते हैं। मतलब उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, PYQ करने हैं, या फिर प्रबल करना है, या फिर C³ से कुछ टफ चैप्टर फिनिश करने, ऑल एवरीथिंग इज़ वैलिड। बट जो बच्चा जैसे कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहा होगा, ऑफलाइन तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ही पर्टिकुलर चीज़ में कोर्स खत्म किया जाएगा। अब मान लिया ऑफलाइन में उसका 30% बैकलॉग हो गया है, ठीक है, तो वो उसी बैच में बैठ के वो क्लासेस भी अटेंड करे और वो पुराना 30% 40% भी वापस कंप्लीट कर ले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब दैट देन ही इज़ नॉट यूटिलाइजिंग द राइट काइंड ऑफ टूल विच इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश द सिलेबस इन टाइम विद सेटिस्फैक्शन। तो इसलिए यहाँ पे टूल का मतलब बेसिकली क्या है, राइट काइंड ऑफ कोर्स को सेलेक्ट करना। मतलब जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल कोर्सेज है उसमें देखो कि तुम्हारी नीड के हिसाब से कौन सा कोर्स तुम्हें सूट करता है, फिर उसी को फॉलो करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट वेट फॉर मिरेकल टू हैपन। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी ये दिक्कत है, उनका केमिस्ट्री गर्त में जा रहा है, फिर भी वो उसको देखते रहेंगे। या फिर बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि रिवीजन नहीं होने की वजह से कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आते हैं, फिर भी वो मार्क्स स्कोर टेस्ट में नहीं कर पाते, बट वो करेंगे नहीं। अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट पे करोगे। जो तुम्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया उस पर तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर दो। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जैसे ऑफलाइन में 1-2 इंस्टीट्यूट के बच्चों से, जैसे मेरी तो पैन इंडिया बात होती रहती है, वो बोला कि अभी तक 12th में वो बच्चा और सितंबर चल रहा है, उसका बोला कि 3 चैप्टर फिनिश हुए केवल। मैंने बोला कि भाई फिर ऐसे कोर्स ख़त्म कब होगा? तो बोलता कि वो तो पता नहीं कब होगा ख़त्म। और मैंने बोला टीचर से बात करो, बोलते वो तो बोलेंगे हो जाएगा। मैंने कहा वो भले ही बोल रहे हो हो जाएगा, तुम्हारा 12th का जैसे मैथ में तो यूजली 12th में ही मेन पोर्शन आता है, फिजिक्स में तो शायद 50-50 होता है लगभग, 11th और 12th में। मैथ में तो लगभग जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी जगह 12-18 ऐसे थे कि 12 11th के और 12th के 18 क्वेश्चंस थे। तो ये तो ह्यूज डिफरेंस है ना। 12th में जब तुम्हें दिख रहा है कि कोर्स खत्म नहीं होगा और तुम बैठे हो हाथ पे हाथ धर के, तो ये तो तुम्हारी गलती है ना। इंस्टीट्यूट क्या है, उनको तो नए अगले साल उनके पास नए स्टूडेंट आ जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो उनका स्टेक इतना ज़्यादा नहीं है। बट अगर तुम्हें दिख रहा है कि आगे कुआं है फिर भी तुम उधर चले ही जा रहे हो तो गिरोगे उसमें, फिर पछताओगे काश मैंने 1 महीने पहले मेरी आँख खुल गई होती, काश 2 महीने पहले कर दिया होता। क्योंकि जब जेई मेन 1 का पेपर आएगा बहुत सारे बच्चे उसमें क्वेश्चन उन्हें देखे लगेंगे, उन्हें लगता है यार इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता था, गलती कर दी, काश मैं 1 महीने पहले और जल गया होता। तो इसलिए करेक्टिव स्टेप अभी लो, ठीक है। मोर डिले
जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ही जो तुम्हारा डिजर्व्ड पोटेंशियल के हिसाब से रैंक आनी चाहिए और जो तुम्हारी एक्चुअल रैंक आएगी उसमें गैप बढ़ता ही चला जाएगा। अगर किसी का पोटेंशियल 500 रैंक का लाने का है और वो अगर सही से करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि वो भी 5,000 पे हो, और डिले करेगा तो 10,000 पे होगा, और डिले करेगा तो हो सकता है 20,000 पे हो जाए। इसलिए अभी से काम करना चालू कर दो, मतलब टाइम वेस्टेज बंद, इधर उधर की सर्फिंग करना बंद, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला जो 30-40 साल है वो अगला तुम्हारे 3-4 महीने पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, इस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। ट्राइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट आउटकम, मतलब इट इज़ ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी कि हम सेम चीज़ बार बार करें और सोचने कि इस बार अच्छा हो जाएगा, कुछ इस बार अच्छा हो जाएगा। जैसे उस बच्चे का देखा, उसने 11th वहाँ पे किया, 12th किया, 12th में वो पढ़ रहा है उसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में महाराष्ट्र में कहीं, मतलब रिसेंटली बात हुआ, वैसे तो काफ़ी जगह ये दिक्कत चल रही है, बट रिसेंटली कल परसों एक बच्चे से बात हुआ, महाराष्ट्र में था, जहाँ पे वो ये बोला था कि अभी 2-3 चैप्टर हुए हैं। उसे पता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहेगा तो आउटकम भी सेम ही आएगा ना, डिले होता ही चला जाएगा, उसका कुछ होगा ही नहीं। तो यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ योर प्रिपरेशन, समबडी एल्स शुड नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ योर प्रिपरेशन। मतलब अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो वी शुड हैव दिस मच IQ कि हम चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे, इस हिसाब से तो ये भी नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप मेहनत कर रहे हो, बट अगर किसी दूसरे की गलती की वजह से अगर आपकी रैंक नीचे गिर रही है तो इसमें दोष आपका ही है, क्योंकि आप गलत जगह पे भरोसा कर रहे हो। हाँ, एक ये है क्वालिफाइड ओपिनियन। कल परसों एक बच्चा मेरे को आके बोलता कि सर मैंने PYQ बुक एक करनी चालू की XYZ ब्रांड की, और मैंने पहले चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन थे और मेरा तो उसी में पूरा हफ्ता निकल गया, और अब तो मेरे को लगता नहीं कि PYQ ख़त्म होगा। मैंने बोला नालायक, हमने इतने घंटे लगा के PYQ बुक बनाई है और उसमें 30-30 क्वेश्चन छांटे हैं, उसमें हमारे हज़ारों घंटे इन्वेस्ट हुए हैं ताकि हम उसमें सारे वो फैक्टर डाल सकें कि कोई कॉन्सेप्ट भी ना छूटे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएं, कोई क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा अचानक बाई चांस आ गया जो नहीं आना चाहिए था, वो भी हमने हटा दिया ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जो एबनॉर्मलिटी है वो हटा दिया, रिपीटिशन हटा दिया, गलत क्वेश्चन हटा दिए। इतना टाइम लगा के हमने एक एक क्वेश्चन को, मतलब इतने बड़े पूल में से एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया तुम्हें, और वो तुम्हें ला के दिए कि तुम खा लो उसको, और तुम इधर उधर खुद ही कुआं खोद के खाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो तुम्हारा टाइम है वो तो वेस्ट हो गया ना। भले ही अब तुम सुधर जाओ, भले ही अब तुम्हें पता है कि 500 PYQ करना पॉसिबल नहीं है अब अगले टाइम में, तो एक सेलेक्टेड बैंड का पहले तो मैं रिवाइज मारता हूँ, मतलब एक कंप्लीशन राउंड मारता हूँ मेंस 1 तक। अगर टाइम बचेगा तो दूसरा राउंड बचे हुए क्वेश्चन में मार लेंगे, या फिर मेंस 1 के बाद मार लेंगे। मेंस 2 भी तो आएगा, उसके बीच में तो 3-4 महीने का गैप मिलेगा, 2-3 महीने का गैप मिलेगा, तब भी तो क्वेश्चन चाहिए होंगे। अभी अगर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 4 ही चैप्टर कर पाओ, बाकी सार फिर 0, फिर उस 4 चैप्टर में भी तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि 25 में से 4 ही चैप्टर हुए, 30 में से 4 ही चैप्टर हुए। तो इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन लेना और उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बच्चा मेरे को मिला, उसको पता नहीं किसने समझा दिया कि तुम बैच छोड़ो, बुक से पढ़ना चालू, तो वो नालायक 1 महीने से बुक से ही पढ़ रहा है। मतलब इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है अगर बुक से पढ़ के समझ में आता है। मतलब एक लेक्चर में जो मैं, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर एक लेक्चर में बोल रहा होगा, उस सबको तुम ट्रांसलेट करके बुक में लिखो, कितनी बड़ी बुक बन जाएगी? इतनी बड़ी बुक बन जाएगी कम से कम ना, एक सब्जेक्ट की। और तुम्हें कौन सी कितनी बड़ी बुक मिली होगी? इतनी बड़ी, मतलब इतनी चीज़ तो लूज ही हो गई ना, तो तुम्हारा वो प्रिपरेशन लेवल हो ही नहीं सकता कभी भी। सिंपल सी IQ की बात है। ऐसा बच्चा पता नहीं जेई की तैयारी कर भी क्यों रहा है जिसमें इतना भी IQ नहीं। तो इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर की कोई एडवाइस है तो सिर पे से ऊपर चले जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। या फिर कुछ जैसे यूट्यूबर हैं और टीचर भी हैं जिन्होंने काफ़ी साल से पढ़ा रखे, उन्होंने कुछ एडवाइस दी तो शायद वो भी सिर के ऊपर से चली जाएगी। बट एक जो छपरी टाइप बच्चा है या छपरी टाइप यूट्यूबर है जिसने खुद कुछ नहीं किया होगा, कुछ बच्चे तो अपने साथ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उसकी बात मान के कुछ करने लग जाते हैं, जैसे वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, उसने जेई निकाल रखा है। जेई निकाल रखा है तो तुम्हारे साथ ड्रॉप क्यों कर रहा है भाई? उसकी एडवाइस मान के कुछ करना चालू कर दिया। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि एक थोड़ी सी भी गलत राय तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकती है। ठीक है, एक छोटा सा ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम नेगेटिव हो। मतलब अगर हम एक क्वेश्चन कम नेगेटिव करें तो भी हमने 5 मार्क्स गेन कर लिए, 4 की बजाय 5 मार्क्स गेन कर लिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनके माने उन्होंने 40 क्वेश्चन ट्राई किए, 10 गलत हो गए, वो हाँ ये कर रहे हैं। अबे ध्यान दो, 40 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं? ये तो 40 क्वेश्चन अगर किए तो 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो चलता है, 10 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए?
उसका या तो मतलब कि तुम ज़्यादा ओवर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो, छोटी छोटी गलतियाँ होनी है, ठीक है 40 में 38 क्वेश्चन ट्राई करो, हो सकता है कि उसमें तुम्हारे 35 सही हो जाए, तो फिर नेट स्कोर तो बहुत जंप हो गया ना। और तुमने जैसे देखा होगा 98 से 99 परसेंटाइल में दो तीन क्वेश्चन का दो तीन क्वेश्चंस का डिफरेंस था बस, तो वो तुरंत इतना परसेंटाइल में हेल एंड हेवन का डिफरेंस लाया जा सकता है। तो इस बात पे भी जरूर ध्यान दें, इसको निगलेक्ट ना करें। स्मॉल डेविएशन, ये मैंने बोल दिया कि अगर हम थोड़ा सा भी गलत अपनी राह से थोड़ा सा भटक जाएं तो हो सकता है कि हम मून की बजाय जो यूरोपा है उस पे जाके लैंड कर जाए, ऐसा हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा डेविएट किए तो लगातार जो लास्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट से। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमने अरे थोड़ा सा ही तो ये पढ़ाया, हमने थोड़ा सा ही तो इस क्वेश्चंस इस बुक से क्वेश्चंस कर लिए, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एवरी जो इस तरह की एक्टिविटी है वो तुम्हें ख़त्म ही करेगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं अभी लास्ट तक लगे रहें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ये ठीक है देन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ये ठीक है। ऑल्सो अगर तुम्हें लगा है कि ये वाला सेशन यूज़फुल है तो कम से कम जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ये ठीक है, या फिर गोल हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते नहीं मेरे को अगले 2 महीने में ये कोर्स मेरे को फिनिश करना है, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में लिखो। और जब भी तुम्हें अगर उससे थोड़ा सा भी भटको, वैसे तो अब भटकने का स्कोप बचा ही नहीं है कि लगभग जेई अनाउंस हो ही गया है, तो उसको आके ज़रूर देखो और कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड करो, अच्छी बात है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, बट परेशान मत हो, क्योंकि परेशान हो गए तो तुम्हारी परफॉर्मेंस नीचे आएगी। तो आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू एंड आई होप यू विल फॉलो इट। जो भी आपका पोटेंशियल आपके अंदर है उसी के हिसाब से रैंक आएगी, ऐसा नहीं कि उसके नीचे रैंक आएगा। अगर उसे नीचे रैंक आएगी तो IIT में जाके फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो मेरे से ढक्कन बच्चा है और मेरे से इतना ऊपर 4 ब्रांच ऊपर बैठा हुआ है। तो उस तरह के पाप अभी मत करो ताकि उस तरह का फल मिले। अभी बिल्कुल मेहनत करो, परेशान मत हो। ऑल द वेरी बेस्ट।